सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बलोचिस्तान से मुताल्लिक दो बड़ी खबरों से आज प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे। एक तो सियासी मामलात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुस्लिम नून के दो बड़े लीडर्स शामिल हुए, एक साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और एक पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। इस पर भी बात होगी, लेकिन कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उस पर पहले हम बात करेंगे। एक के बाद दीगरे कोयटा में दो धमाके हुए और उन धमाकों के नतीजे में जो है वो 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, 12 अफराद ज़ख्मी भी हुए। बड़ा अफसोसनाक ये अमल था कि एक जानिब जैसे ही बलूचिस्तान की पाकिस्तान की तरक्की का अमल आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से इस किस्म की जो हरकत हैं दहशतगर्दों की जानिब से वो की जा रही हैं। सॉफ्ट टारगेट निशाना बनाने की कोशिश हो रही, शहरों में आकर निशाना बनाने की, धमाके करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की पहले सरगर्मियाँ जारी थी उनको मज़ीद हवा दी जाए और पाकिस्तान के जो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है, तरक्की का अमल बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर बेहतर हो रहा है, उसको सबूताज किया जाए। लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान के पुलिस, बलूचिस्तान की अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के सियासतदानों, सबको खराज तहसीन है और पूरे पाकिस्तान के लोगों का खराज तहसीन है कि वो उसी तरह से अज़्म के साथ बरकरार हैं। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे और फिर ये सिक्योरिटी लैप्स बहुत ज़्यादा पर बात होती है कि क्या वजूहात हैं कि एक छोटा शहर है कोयटा, उसमें कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैब्स आते हैं तो तब जाकर ये मामलात होते हैं, या जो फिर अंदर हमारे लोग मौजूद हैं कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपके वक्त का। हमें ब्यूरो चीफ शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी ज्वाइन करेंगे, वो भी हमारे साथ होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे बलूचिस्तान की। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लियाकत शाहवानी साहब, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, क्या चीज़ सामने आई है? बड़ा ये कल अफसोसनाक वाक़या था। एक जानिब हम लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं बलूचिस्तान के तरक्की के और बलूचिस्तान की बेहतरी के हवाले से फिर इस किस्म का कोई ना कोई वाक़या होता है जिससे ख़ासा मायूसी एक वक्ती तौर पर हो जाती है। बड़ा दिल खराश सा ये एक वाक़या था। तो अब तक की तहकीकात क्या हुई हैं सर? देखिए, तहकीकात का अमल तो जारी है। कल मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तमाम एंगल से कल के इस वाक़े को। और यकीनन आपने खुद भी दुरुस्त फरमाया कि बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो अमन अमान का एक माहौल है, जो बलूचिस्तान को तरक्की व खुशहाली की जानिब गामजन किया जा रहा है, ये तरक्की व खुशहाली बाज़ ऐसे कुव्वतें हैं, ऐसे अनासिर हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता और उसको सबूताज करने की कोशिश करते हैं, खौफ हरास बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि ये 3 साल में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस पे हमने बड़ा फोकस रखा है, बड़ा अपने फोर्सेस को हमने इक्विप किया है, उनको ट्रेन किया है, उनको अपग्रेड किया है। इस काबिल हमने अपने फोर्सेस को बनाया कि इस तरह के जो वाक़यात है दहशतगर्द, वो अब उस तरह से नहीं कर सकते जो पास्ट 3 साल कबल की जो सूरत हाल थी। 3 साल कबल तो बलूचिस्तान कोयटा शहर यानी मगरिब के बाद कोई शहर में निकल नहीं सकता था, कोई घरों से बाहर नहीं निकल सकता था। लोग कोशिश करते थे कि फौरन शाम होते साथ ही अपने घरों में चले जाएं। तो वो सूरत हाल तो नहीं रहा। हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन एक इंडिविजुअल का भी अगर नाखून होता है, कोई ऐसा एक भी वाक़या पेश आता है, यकीनन वो अफसोस और वो अलमनाक है। और कल के वाक़े में हमारे 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए और 21 लोग इंक्लूडिंग उसमें ज़्यादा पुलिस हमारे जवान थे वो जख्मी हुए। लेकिन उस वक्त फौरी तौर पे हमने सारी सूरत को कंट्रोल किया और एरिया कॉर्डन ऑफ किया। और लेकिन बलूचिस्तान के अवाम इस बात को समझते हैं, उनका ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो कमिटमेंट है वो उसको संजीदगी के साथ ये समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो है टेम्परेरी तौर पे खौफ व हरास का बायस तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन उन्हें पता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट फौरी तौर पे
इस सूरत हाल को काबू करते हुए ये हमने मेक श्योर पास्ट में भी किया है, अब भी कर रहे हैं कि इस तरह के इंशाअल्लाह वाक़यात ये इस तरह के वाक़यात की रोकथाम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर हम कोयटा को बड़ा शहरी कोयटा है, शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब उस पर बात करते हैं तो ये एक तसलसल सा है कि 3-6 माह बाद 4 माह बाद इस किस्म का कोई एक वाक़या हो जाता है, फिर फौरी तौर पर चीज़ें एक्टिव होती हैं, फिर इस किस्म के मामलात हो जाते हैं। क्या वजूहात वो नज़र आती हैं कि ये इस तरह के इंसर्जेंसी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मामला होता है? वजूहात बुनियादी तौर पर आप क्या देखते हैं इस तसलसल में भी? तो देखिए, मुल्क के जो हालात हैं उसको अगर आप देखें, ये चीज़ें होती आई हैं। वो फोर्सेस जो अमन के खिलाफ काम करते हैं कि हम पीस और ट्रंक्विलिटी जो है वो रेस्टोर ना हो, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के जो पिछले 8-10 साल से जो एक उनकी मेहनत है, जिसमें बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस के और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और उस रेस्टोरेशन में उसको दोबारा से वो तय उबाला कर सकें। अब शायद बलूचिस्तान से जो बाहर लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये एक वाकया हो जाता है तो वो कहते हैं कि ये वाकया कैसे हो गया। उनकी बात इस हद तक ठीक है, लेकिन कोई पीसफुल अगर खिता था तो तब ये बात उनकी बिल्कुल वजह थी कि 10 साल के बाद एक ब्लास्ट हुआ, 5 साल के बाद एक ब्लास्ट हुआ, ये कैसे हो गया, इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पर क्योंकि बड़ा एक अहम मामला चेंज आ रहा है बलूचिस्तान में, तो ये जो 2 बड़े सियासतदानों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है, इसको आप की जमात किस तरह से देख रही है कि अगले आने वाले वक्त में एक टफ कंपटीशन बनता हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़र आएगा? शाहबानी साहब, देखिए, एक जमहूरी अमर है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट हासिल है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करे, लोग शामिल होते रहते हैं और लोगों का भी ये राइट है कि किसी जमात में अगर वो वहाँ पे मुतमईन नहीं है तो जमात चेंज कर सकते हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब मियां नवाज शरीफ से बड़े अरसे से बेवफाई का गिला भी कर रहे हैं, उससे नारा भी रहे हैं। जनरल कादिर साहब ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया और इस बात में शक भी नहीं है, मियां नवाज शरीफ ने किसी बेवफाई नहीं किया। मियां नवाज शरीफ और ख़ासतौर बलूचिस्तान के लिए तो हमेशा वो एक नापसंदीदा लीडर रहे हैं। बलूचिस्तान में कभी भी मुस्लिम लीग नवाज एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। चंद इलेक्टेबल जब उसकी जमात को उन्होंने ज्वाइन किया तो वो जमात यहाँ पे उसकी एक्सिस्टेंस रही और जब इलेक्टेबल से छोड़ा तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट फनाई हो गई थी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से वाहिद उनके बलूचिस्तान असेंबली में मेंबर थे। लास्ट इलेक्शन में सिर्फ ये एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुए थे और ये नशिस्त नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का अपना नशिस्त है। वो किसी जमात में रहे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो कंटेस्ट करते रहे या अब भी कंटेस्ट करें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, ये उनकी अपनी नशिस्त है। अब उन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि वो पहले बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातों में रहे हैं, बाद में उन्होंने फैसला किया फेडरल सतह की उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने PMLN ज्वाइन किया। अब उनका वही माइंडसेट है कि किसी वफाकी जमात ही में वो सियासी अपना कैरियर कंटिन्यू रखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी का उन्होंने चॉइस किया। अब ये बराबर साहब का राइट है, वो आए, उन्होंने अपनी जमात के कुछ लोगों को शामिल जरूर किया, लेकिन जो टेम्पो है, जो मोमेंटम है, जो हालात हैं, वो 3 साल में वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमार साहब ने बलूचिस्तान में जो 5 अशरों में जो काम नहीं हो सका, जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी, 3 साल में हमने किया है। तो इसके क्या सियासी मामलात के हवाले से मैं शहजादा साहब से भी बात की। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी है कि 2 मुस्लिम नून के जो बड़े लीडर्स हैं वो वहाँ आ गए हैं, को बलूचिस्तान की सियासत में भी कोई तब्दीली आएगी इस अमर के बाद? शहजादा साहब, मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कोई तब्दीली इसके बाद आएगी? बलोच साहब, कादर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब
दोनों की जो शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाल होने जा रही है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर। देखें, ये मौसम होते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। यही चीजें हम यही चीजें देखते रहे कि जब जिस वक्त काफ लीग का जो है अरूज था, या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ लीग को हुकूमत मिलने वाली है और इस्लामाबाद में वो एक उनकी हुकूमत कायम होगी, तो सारे वो लोग जो फसली बटेरे हैं वो सारे दौड़ते हैं, एक तरफ चले जाते हैं और काफ लीग में। और उसके बाद फिर वो काफ लीग से वो नून लीग या IJI, और उसके बाद नून लीग में दोबारा, और उसके बाद जो है अब शायद ये समझा जा रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो शायद उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उस अंडरस्टैंडिंग में हुकूमत जो है बलूचिस्तान को में हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी को मिलेगी, वफाक में पीपल्स पार्टी को मिलेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिलेगी, पंजाब और वो उनको फिर उनके जो अलाइज हैं उनको मिल जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस वजह से और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है में अभी तक थे, उनके टिकट से अलग किए हुए हैं, और गो की सीट जो है नून लीग की नहीं है, उनकी अपनी जाती सीट है, अपने इलाके से वो खुद हमेशा कामयाब होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे 2008 जो है दोबारा से आ रहा है, 2008 में भी यही हुआ था। पीपल्स पार्टी की जिस वक्त नजीर साहिबा की शहादत हुई थी, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि सबको पता चल गया था कि अब वो जा रहे हैं इलेक्शन में और बड़ी तादाद में वो जीत के आएंगे और एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का होगा। और 8 लोगों ने अप्लाई किया था टिकट पे, बाकी तो सारे जो है वो इंडिपेंडेंट ज्वाइन करके सर अब ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में आने वाली जो तब्दीली है कि क्या वाकई 2023 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तब्दील होती है या कुछ। शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपका, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे नकल माफिया और बूटी माफिया के हवाले से जो मैट्रिक इंटर के इम्तहानात में बहुत एक्टिव है। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तहानात जब से शुरू हुए हम ये देख रहे हैं, एक ही रोज़ाना ख़बर आ रही है तसलसल से, और वो होती है नकल की जा रही है। नकल माफिया सरगर्म है और उसमें ये भी कहा जा रहा होता है कि पूरे का पूरा अमला शामिल है, लेकिन उसके बावजूद इससे डिनाई किया जा रहा होता है कि जी बेहतरीन इम्तहानात हो रहे हैं। लेकिन सिंध में इस तरह के रुझानात हर स्कूल में, हर सेंटर में, हर जगह पर पेश आ रहे हैं। इसका कोई हल आज तक नहीं निकाला गया, क्योंकि माफिया सरगर्म होने के साथ इसमें प्राइवेट स्कूल्स, इसमें बोर्ड के कुछ लोग, इसमें जितने भी इम्तहानी सेंटर्स में ड्यूटियां करने वाले जो अफसरान हैं, जो टीचर्स हैं, उनके मुलव्वस होने की भी बातें सामने आ रही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। आज हम इस पर बात भी करेंगे। जिद्दत आई है कि मोबाइल अंदर ले जाने दिया जा रहा है, मोबाइल पर पर्चे हल हो रहे हैं, मोबाइल पर फौरी तौर पर पर्चे पहले तो आउट भी हो जाते हैं, फिर आके उनके हलशुदा अंदर चीज़ें वो चल रही हैं। शाहिद अली ब्यूरो हेड सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सैयद गुलाम मुश्तबा शाह साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन सानवी आला तालीमी बोर्ड सक्खर। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। पहले तो आपसे सर, ये जो तलबा मोबाइल फ़ोन पर नकल कर रहे होते हैं, फ़ोन पेपर्स पर आउट हो जाता है, इम्तहानी सेंटर बच्चे बाद में पहुंचते हैं, पेपर्स पहले आउट हो चुके होते हैं, क्या कोई हल है इसका कि इसमें कुछ चीज़ें रोक दी जाएं, कुछ चीज़ें बना दी जाएं तो ये मामलात रुक सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमने 3-4 साल पहले भी गवर्नमेंट को तजवीज़ दे चुके हैं कि अगर नकल को बिल्कुल ख़त्म करना है तो आप ऐसे करें कि जिस तरह 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को मोबाइल या 12 को बंद कर देते हैं, तो इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले पूरा नेटवर्क बंद होना चाहिए। जब पेपर ख़त्म हो जाए 2 घंटे 2.5 घंटे तो नेट खोल दी जाए। जब नेट का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो न पेपर आउट होगा, न बच्चों को पेपर साल होकर मोबाइल पर आएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी तजवीज़ है इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में नकल के रखने के लिए, और ये एकदम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है।
हम बोर्ड वाले नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, न कोई हमारे पास हमारे कोई लेकिन शसब ये सिर्फ मोबाइल को बंद कर देना तो अभी हेलो जी शसब ये तो फिर कोई हल ना हुआ ना। मोबाइल बंद होगा तो इर्द गिर्द में तमाम तर नेटवर्क और तमाम तर चीज़ें बंद हो जाएंगी। सिर्फ मोबाइल बंद करने से आप समझते हैं नकल रुक जाएगी? नकल तो पेपर्स की सूरत में पर्चे अंदर हल होकर पहुंच रहे होते हैं। 9-10 मुहर्रम को मोबाइल बंद होती है, पूरे सुबह पूरे पाकिस्तान में मोबाइल बंद होती है जी। 9-10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान में मोबाइल बंद होती है, 8-10 घंटे मोबाइल बंद होती है। तो सर 9-10 3 घंटे का टाइम है सिर्फ। शासब 9-10 मुहर्रम तो 2 दिन होती है। आने वाले नस्लों का अच्छा होना चाहिए, भला चाहती है गवर्नमेंट। पेपर तो सर 2 महीने चलते रहेंगे। पहले इंटर के पेपर हों, मैट्रिक के पेपर होंगे, फिर इंटर फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, फिर इंटर सेकंड ईयर के पेपर होंगे। ज्यादा 10 या 12 पेपर 10 से 12 दिन मैट्रिक के चलते हैं, 12 से 14 दिन इंटर के चलते हैं। नहीं सर यही कह रहे हैं ना कि 12 से 14 दिन तो ये और वहाँ पर सिर्फ 2.5-3 घंटे का मसला, डेली पूरे दिन का मसला नहीं है। सही तो सर, लेकिन 2.5-3 घंटों में पाकिस्तान के तो अगर मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए शाह साहब, तो फिर तो सर पाकिस्तान की इकॉनमी ढेर सारी जुड़ी हुई है। जो पाकिस्तान में जो मैट्रिक इंटर करने के बाद बच्चे हैं, जब वो बैठेंगे सर अपने, तो नेटवर्क ही जब नहीं आ रहा तो उनका तो इंटरनेट बंद है। जब इंटरनेट बंद है तो वो तो फिर पूरी दुनिया से कट गए। यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो फिर ये सज़ा हो जाएगी कि वो 3 घंटे इसलिए काम ना करें, पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई चीज़ काम ना करे कि जी हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं है कि हम नकल करने वाले लोगों को नहीं पकड़ सकते। सर हम तो फिर नहीं चल सके। शायद साहब ये नकल का रुझान सिर्फ हम फिर मोबाइल बंद करने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं। अभी मैं शाहिद अली साहब से, शाहिद अली साहब ये हल जो है मोबाइल का, वो तो शाह साहब ने जो तजवीज़ दी हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल ये तो अब हुकूमत को देख रहे हैं कि वो तजवीज़ काबिल अमल भी है या नहीं है। ये तो दहशतगर्दी के लिए मोबाइल बंद होते थे, अब पेपर्स देने के लिए मोबाइल बंद होंगे, तो ये एक बड़ा मामला अजीब होगा। शायद साहब ये नकल का रुझान इतना बड़ा है कि इसको रोकने पे किसी किस्म के कोई बोर्ड कहता है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सही है। जो वहाँ इन्विजिलेटर्स खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं जी कोई नकल नहीं हो रही है, और जो अंदर पर्चे जाते हैं शाहिद अली साहब वो सारी चीज़ें वैसे चल रही होती हैं। जी मैं शाहिद अली साहब से बात करनी। जी शाहिद साहब, जो इम्तहानी सेंटर्स हैं, मिसाल के तौर पर सख्त तालीमी बोर्ड जो है वो 3 अजला पर मबनी जो इम्तहानी सेंटर्स हैं उनको लुक आफ्टर करता है, उनकी निगरानी में ये इम्तहानात होते हैं। अब सक्कर, घोटकी और खैरपुर बड़े अजला हैं, तकरीबन 186-87 तकरीबन इम्तहानी सेंटर्स बन जाते हैं। इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो 21 टीमें इनकी तश्कील होती हैं। 21 टीमें आप मुझे बताएं ना कि तकरीबन 1 लाख के से ज्यादा बच्चे जो है इम्तहानात दे रहे होते हैं, तो कैसे 21 टीमें जो है कंट्रोल कर सकती है। अब जो देखा गया है, हमने जो मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटरों में जाकर रिपोर्टिंग की है, तो हमें सबसे बड़ा मसला जो नजर आता है वो ये नजर आ रहा है कि जो बासर अफराद हैं वो तालीमी सेंटर्स में जो है वो आकर अपनी मनमानी करते हैं। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता दिनों जो इम्तहानात इंटर के शुरू हुए थे, तो चेयरमैन तालीमी बोर्ड सख्त सैयद गुलाम मुश्तबा शाह ने खुद SSP को फोन किया कि भाई पन्नो आकिल में गर्ल्स का, लड़कियों का जो है वो इम्तहानी सेंटर है, तो मर्द आजादी से घूमते फिर रहे हैं। अब मसला ये है कि जो तालीमी बोर्ड है वो तो रोक नहीं सकता ना कि हर जगह जाकर के लोगों को घुसने से रोके। ये इंतजामिया का काम है, SDM का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे अफराद जो है इम्तहानी सेंटर में नकल कराने के लिए पहुंचते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करवा देते हैं और उसके बाद मोबाइल पर हल शुदा पर्चे भेजते हैं। तो जो चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने ये कहा है कि भाई 2 से 2.5 घंटे का जो इम्तहानी पेपर होता है, तो उस जिले में, उस इलाके में जो है वो नेट सर्विस अगर बंद कर दी जाए तो 90% से ज्यादा। शायद साहब अगर नेट सर्विस बंद कर दी जाए तो जो लोग आप कह रहे हैं कि फीमेल के सेंटर में घूम रहे हैं, तो वो तो सर जब घूम रहे हैं तो अंदर जाके पर्चे इस तरह से पेपर उठाएं, अंदर जाके दे दें कि भाई ये हल कर लें, ये आप के लिए और आसानी हो गई है। तो मोबाइल वाला अगर बंद भी कर दिया जाए, मोबाइल तो पहले ये कि अंदर कैसे ले जाया गया, मोबाइल नेटवर्क तो सर बात की बात है। जब मोबाइल अंदर ले जाने पर पाबंदी है, वो इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है, वो मोबाइल को अंदर जाने कैसे दे रहा है बच्चों के साथ? पहला तो सवाल यहाँ है। मोबाइल नेटवर्क तो सर बाहर बंद होना है शायद साहब, अंदर तो जब वो ले जाए नहीं सर। एक पेन है, एक स्केल होता है आपके पास, और उसके बाद रेजर, इसके अलावा तो कुछ चीज़ें जाने नहीं देते। पेपर तक जो है वो बाहर से आते हैं, तो फिर जब पेपर ही इन्विजिलेटर्स ने देने हैं तो मोबाइल जैसी तो बड़ी चीज़ सर जेब से वैसे ही नज़र आ जाएगी। वो कोई सुई तो है नहीं है जो नज़र नहीं आ सकती है चेकिंग के दौरान।
तो मैं राव अफनान हमारे नुमाइंदे हमारे कराची से एजुकेशन की बीट करते हैं। राव, ये पिछले दिनों में हमने देखा कि बड़ा एक अलमिया है, मैं आपको ये बड़ी अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ। सैयद मुश्तबा शाह साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर हैं और बोर्ड को हेड कर रहे हैं, शाहिद अली साहब, राव अफनान, कि पंजाब से दोस्त ये कहते हैं कि पंजाब में जो लोग बंदा पास नहीं हो रहा है मैट्रिक का, उसको सिंध में भिजवा दिया जाता है कि चलो वहाँ पास तो हो जाएगा, कोई नकल हो जाएगी मोबाइल से, पेपर से, बूटी से, कहीं ना कहीं। तो सर ये तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि सिंध में इसलिए वो आ जाए कि वो वहाँ जो नालायक आदमी वो यहाँ से पास होकर मैट्रिक और इंटर कर जाए। तो राव अफनान, ये जितने भी इम्तहानात गुजरे उस पर कोई इंक्वायरी, कुछ चीज़ें हुई, किसी को पकड़ा गया, कुछ अब तक की कोई रिपोर्ट बनी, या बस ठीक है हर साल की तरह इम्तहानात गुजर गए जी, बहुत नकल हुई है, अब अगला साल देखा जाएगा? हर साल इसी तरह इम्तिहानात में जब भी नकल माफिया अपना करता दिखाती है और फिर पर्चा लीक होता है, हम रिपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद एक नाम निहाद एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात सामने नहीं आती। आया इसमें कौन अफसरान मुलविस थे, कौन असातिज़ा मुलविस थे, कौन सा मुलाजमीन का रैकेट मुलविस था, किसी का नाम सामने नहीं आता और इसी तरह ये हर साल ये मामला दबा दिया जाता है। इस तरह भी गुज़श्ता जो मैट्रिक के इम्तिहानात थे उसमें हम रोजाना रिपोर्ट करते रहे कि इम्तिहानी पहले जो है आधा घंटा पहले पर्चा व्हाट्सएप पे दस्तयाब है, सॉल्व पर्चा दस्तयाब है, उसके बावजूद जो है जो महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी उसकी जानिब से सिफारिशात दी गई कि तमाम जो है उम्मीदवार हो, चाहे अमला हो, विजिलेंस टीम हो, किसी को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद पर्चा लीक होता रहा। यहाँ तक कि जो अफसरान थे जब वो इम्तिहानी मराकिज का दौरा करते थे तो उसकी तस्वीर खींच के भी वो समाजी वेबसाइट पे वो पोस्ट किया करते थे कि आया उन्होंने विजिट किया, जबकि महकमे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी की जानिब से, महकमे दाखिला सिंध की जानिब से दफा 144 आयत की गई थी, कोई इम्तिहानी मराकिज हुदूद में माल कर सकता है, नहीं गैर मुताल्लिका शख्स जो है वो इम्तिहानी मरकज में दाखिल हो सकता है। उसी के साथ साथ मोबाइल रखने के 50 रुपए भी वसूल किए जाते रहे मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज के अंदर। अच्छा। तो यही सूरत हाल सिंध के दीगर इम्तिहानी मराकिज में भी है, तमाम तालीमी बोर्ड में यही सूरत हाल है, नकल माफिया का राज है। ऐसा लगता है कि इंतजामिया बेबस नजर आया, वो नकल माफिया इतनी मजबूत है, उसे सियासी वाबस्तगी भी हासिल है, मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो महकमा तालीम सिंध हो, महकमा कॉलेज सिंध हो, महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी हो, किसी ने ताहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसी तरह लगता है कि इस साल भी ये इम्तिहानात होंगे। सही, चलो मैं ये पूछ लेते हैं हमारे साथ सखर बोर्ड, क्योंकि बड़ा बोर्ड है, उसके बड़े सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद गुलाम मुश्तबा साहब चेयरमैन है। सर, आप के बोर्ड में जितनी शिकायत अभी गुज़श्ता इम्तहानात में हुई हैं, कितनी इंक्वायरीज़ वगैरह सर आपने वहाँ लॉन्च की हैं, कितनी चीज़ें जो पकड़ी गई हैं, कितने लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में लाई गई? हमारे पास जानकारी होती है, उनको हम 3 साल के लिए डिबार भी करते हैं। ये हमारा कोई सखर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है जिसमें हमने पंजाब के 350 लड़कों का रिजल्ट कैंसिल कर दिया, अभी तक नहीं दिया, वो कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट में जितने हमारे बस की बात है, वो जितना हमारा पावर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को डिबार कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लेकिन उनको हम सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि सज़ा देना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल, सज़ा देना गवर्नमेंट का काम है। तो सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे बस में बात नहीं है कि हम किसी को सजा दे सकते। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपके इख्तियारात में शसब क्या है कि हम जिनको पकड़ते हैं, बिल्कुल हम जिनको पकड़ते हैं उनको सजा देते हैं, 2 साल के लिए 3 साल के लिए डिबार कर देते हैं, पेपर कैंसिल कर देते हैं उनके। तो सर ये कितनी एक साल में कितने लोगों के खिलाफ आपने ये वाली कार्रवाई की है? जो पकड़ में आ जाता है, सारे लड़के पकड़ में नहीं आ सकते हैं, जो पकड़ में आ जाता है उनको सजा मिलती है। सर अभी ये बताया गया, शाहिद अली साहब बता रहे हैं कि आपने जब फ़ोन किया कि जनाब वहाँ मर्दाना जो एक गर्ल्स का है सेंटर, उसमें मर्द घूम रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप लोगों ने शिकायत उस वक्त की, डिप्टी कमिश्नर वो नहीं पहुँचे हैं कि जो इंतज़ामी है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बच्चे 3, 4, 5 मरतबा एसपी साहब को फ़ोन किया, डीसी साहब को फ़ोन किया, वो हमें राब्ते में नहीं आया, उनके नंबर नहीं मिल रहे थे, तो हम किससे बात करते? बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी तरह से जो आप बता रहे हैं, ये आपके इख्तियार करूं मैं, कैसे कहूं मैं? शाह साहब, आपके इख्तियार में क्या चीज़ है? उस टीचर के खिलाफ ये हमारे इख्तियार में नहीं है, जो नकल करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हमारे इख्तियार में है कि हम
वो स्टूडेंट जो नकल जिसको देखते हैं उनको हम पकड़ते हैं, उनको सजा देते हैं और बाहर के आउटसाइडर के लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भगाने में हमारा पुलिस भी हमारा साथ नहीं देती है कि उनको भगाने में हमारी मदद करे। शाह साहब पुलिस वाले खुद मैं गुजारिश शाह साहब ये कर रहा हूँ कि इस साल में सर वो कितना को नंबर कितना है कि जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी आपने की है, बच्चे, वो टीचर्स, वो लोग जिनके आपके इख्तियारात में थे? अभी वो तो हमने सारे कमेटी के हवाले कर दिया। अभी टोटल गिनती नहीं की, जब इम्तिहान फाइनल हो जाएंगे उसके बाद गिनती करेंगे टोटल केस कमेटी के पास कितने गए हैं। सही, उसके बाद आपके पास अनाउंसमेंट है, आपको कापी भिजवा देंगे कितनों को सजा मिली है, कितनों को सजा नहीं मिली। सही। शाहिद साहब, शाहिद अली साहब से हम बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, आप बता रहे हैं कि इस तरह मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही होती है, मोबाइल की सूरत में, पेपर की सूरत में, ख़ुद लोग वहाँ पहुँचे होते हैं जो जितना ताकतवर है उसका। तो क्या वहाँ पर जो इख्तियारात हैं, वहाँ जो सेंटर को हेड कर रहे हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि बाहर वहाँ पुलिस भी मौजूद होती, चाहे 1 सिपाही हो या चाहे 10 सिपाही हो, तो वो किसी किस्म के इख्तियारात नहीं हैं कि उसके पास कि वो फौरी तौर पर कोई एक्शन ले सके? देखिए, जितने इम्तहानी सेंटर्स हैं उनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो नकल को हर सूरत में रोके, क्योंकि बोर्ड की टीम जो है वो तो मतलब ये कि कभी कभी वहाँ विजिट करेगी ना, हर वक्त तो वहाँ मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन जब इम्तहानी सेंटर की इंतजामिया, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ मौजूद पुलिस एहलकार जिनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे तो फिर ये मोबाइल आपको अंदर नजर आते हैं। अब मुसीबत इंटीरियर सिंध में ये है, ज़रूर सिंध, कि कोई वडेरे का बेटा है, कोई डीएसपी का बेटा है, कोई इंस्पेक्टर का बेटा है, कोई डिप्टी कमिश्नर का भतीजा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर का भाई है। इस तरह की शख्सियात जो है वडेरे खासतौर पर वो अपनी पूरे लाल लश्कर के साथ वहाँ पहुंचते हैं, उनके गार्ड बाहर खड़े होते हैं। अब मकामी जो इम्तहानी सेंटर है उनकी इंतजामिया की हिम्मत नहीं है कि वो वडेरे को अंदर आने से रोक सके, हालांकि पाबंदी है। बोर्ड तो सिर्फ एक कानून बनाता है, इसमें जो तालीमी बोर्ड है ना वो ज्यादा पिस रहे हैं इस वजह से कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो मतलब कवानीन है वो वजह कर देते हैं कि भाई ये नहीं करना है आपको। वो इम्तहानी सेंटर वालों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें उस पर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन जब नकल हो रही होती है तो उसकी बदनामी सारी की सारी तालीमी बोर्ड को उठानी पड़ती है। अब जो मोबाइल अंदर पहुंच रहे हैं वो तालीमी बोर्ड की इंतजामिया तो नहीं पहुंचा रही, वो मुकामी पुलिस वाले, चपरासी, उस स्कूल के टीचर्स या कुछ बासर अफराद हैं जो वहाँ पहुंचाते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मेरे सामने चेयरमैन बोर्ड ने जब ये उनको इतला मिली कि पनवाकिन के गर्ल्स इम्तहानी सेंटर में जो है वो मर्द घूम रहे हैं आज़ादी से, तो उन्होंने एसएसपी से बात की, उसको नंबर नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं खुद एसएसपी से बात की और इनकी बात करवाई, मैंने इनकी बात करवाई। इन्होंने कहा सर खुदा के वास्ते इन आदमियों को रोकें, ये गर्ल्स के इम्तहानी सेंटर में खुलेआम घूम रहे हैं। जिसके बाद पुलिस दौड़ी है, एसएचओ वहां का दौड़ा है, उसने उन लोगों को बाहर निकाला है। मकसद मेरा कहने का यह है कि इंटीरियर सिंध में जो है वो साफ धौंस और ये चलता है, उसकी बुनियाद पर बोर्ड मजबूर नजर आते हैं। इसी को देखते हुए बोर्ड इतने मजबूर कर दिए गए हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। मैं आखिर बताओ अफनान, बोर्ड इतने मजबूर हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इंतज़ामिया के मतलब वो हैं कि इंतज़ामिया कुछ करे तो बोर्ड कुछ कर सकता है, वरना वो खामोश रहता है। बताओ अफनान। कुछ करना नहीं चाहते। वजह यह है कि तालीमी बोर्ड की जिम्मेदारी होते इम्तिहानात मुनक्किद कराना साफ और शफाफ, ये तालीमी बोर्ड। दूसरी जानब आपको बताएं कि साबिक मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान आज पंजाब असम्बली जब पहुंची तो उन्हें असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया है। हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है हम जानते हैं। जी आरिफ मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद हैं। आज असम्बली में पहुंचे और इन्हें असम्बली स्टाफ ने अंदर नहीं जाने दिया। डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या बनी? आप अंदर जाना चाहती थी, आप अंदर जाने की कोशिश भी की, किसने रोका आपको, सही बताइए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि किसी ने नहीं रोका, मैं लेट हो गई थी, हलफ की तकरीब ख़त्म हो गई थी, सेशन एडजर्न हो गया था, इसलिए जो वहाँ पे फिर जब सेशन ही नहीं था, तकरीब ख़त्म हो गई थी तो मेरे जाने की तुक ही नहीं बनती थी। आप कोई पहली दफ़ा तो नहीं आ रही थी? इस तरह के कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साबका मेंबर को इस तरह रोका गया हो? ये बात तो असेंबली स्टाफ बता सकता है, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिस तकरीब में मैं आई थी वो तकरीब ख़त्म हो गई। आपने देखी लिस्ट, आपका नाम काटा हुआ?
मुझे लिस्ट का पता था, उसमें मेरा नाम है, काटा हुआ है ये नहीं मुझे पता। आप 2 दफ़ा आप एक दफ़ा वफाकी वज़ीर इत्तलात रही हैं, यहाँ पे सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रही हैं, तो आपको 2 दफ़ा PTI से दोबारा आप कैबिनेट से बाहर निकली हैं, इस पर क्या कहें? तो ये कैबिनेट में आना और जाना लगा रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कैबिनेट में इन होते हैं, फिर आउट होते हैं, फिर इन होते हैं, फिर आउट होते हैं। ये तो सियासत का खेल है। इसके अंदर जो है कभी आप जो है वो फील्डिंग कर रहे होते हैं, कभी बॉलिंग कर रहे होते हैं, कभी बैटिंग कर रहे होते हैं। तो ये तो सियासी अमल का हिस्सा है। सियाज चौहान दोबारा इन हो रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। वो तो बड़े खुश हो रहे हैं आपके जाने से। मेरा भाई है, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, वो आए और परफॉर्म करे। और फिरदौस आशिक अवान रद्द-ए-अमल दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिस्ट में था और तकरीब ख़त्म हो गई थी, मैं लेट हो गई। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।